हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक जिसका नाम है ड्रैगोस रूल। ठीक, ड्रैगोस रूल शॉर्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस इज नो हाइब्रिडाइजेशन। नो हाइब्रिडाइजेशन, और नो में एन और ओ दोनों पढ़े हैं क्योंकि कुछ बताते हैं। बेसिकली एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन और ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहां से हम लोग डिराइव करते हैं हाइड्राइड्स। क्या डिराइव करते हैं? हाइड्राइड्स। तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है? एक्सेप्ट hydrides of nitrogen and oxygen, accept hydrides of nitrogen and oxygen in their family. do not show hybridization. do not show hybridization। तो क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर इसने कहा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इनकी जो फैमिली है, इनके हाइड्राइड्स आपको कोई भी हाइब्रिडाइजेशन शो करते हुए नहीं दिखते। मतलब किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करते नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हटाकर। क्या कहना चाह रहा हूं, चलो हाइड्राइड्स देखते हैं। तो हमारे पास आते हैं CH4, पहले कार्बन फैमिली भी लिख ही लेते हैं, SiH4, फिर आता है हमारे पास GeH4, SnH4। ओके, यहां आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन में NH3, PS3, ASS3, SbH3। नीचे तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ऑक्सीजन में आ जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन में आ जाएगा H2O, H2S, H2Se, H2T। ठीक, तो हमारे पास ये आ जाते हैं। अलग अगर मैं करना चाहूं तो अलग मैं इसको कर सकता हूं। किसको? इस वाले पोर्शन को। ठीक है, इस पोर्शन को अलग कर दो और जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको अलग कर दो। तो यहां पर तो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, बट यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? यहां देखा गया बॉन्ड एंगल। जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है इधर? इक्वल होता है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। सबका अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री होता है, जबकि इन दोनों का ज्यादा होता है। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है, इनका थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा के इनका हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 107.5 डिग्री, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है कुछ 104.5 डिग्री। इस तरीके से हमारे को इधर बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 देखने को मिलते हैं। तो ड्रैगो ने क्या कहा? तो ड्रैगो ने ये बात कैसे बोल दी कि भाई 90 डिग्री का एंगल दिखा तो हम नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन शो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या लिखा है? एक्सेप्ट हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन देयर फैमिली डू नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उनकी फैमिली के अंदर बाकी के जो हाइड्राइड्स बनेंगे, PS3, ASS3, SbH3, H2S, H2Se और H2Te, इनके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। उसने ये कहा था। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमने देखा एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड एंगल आया वो लमसम 90 डिग्री के आसपास आया था। जो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एंगल आया था वो 90 डिग्री के आसपास आया। तो उसने ऐसे किस हिसाब से बोल दिया? हमें पता है कि जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, जो प्योर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बीच में भी जो एंगल होता है वो कितना होता है? हाँ, 90 डिग्री। ठीक है, px py और अगर pz की बात करूं तो इनमें आपस में क्या होता है?
90 डिग्री का रिलेशन होता है। ये तीनों एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। और बॉन्ड एंगल भी कितना आया था, अप्रोक्सीमेटली 90। तो इसने कहा कि भाई प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन ना शो करते हुए प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही है किसमें, ओवरलैपिंग में। उसका एक गेस था और ये गेस सही भी निकला। देखा गया कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करती है। देखो हाइब्रिडाइजेशन जैसा कोई चीज है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन का किसी चीज से लेना देना नहीं है। हम लोग इसीलिए डिस्कशन करते हैं क्योंकि एक नया वर्ड आ जाता है, दैट इज योर बॉन्ड एंगल। यहाँ पर हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है, बात समझ में आ रही है। यहाँ हमें बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करते हैं और उससे बताते हैं कि बॉन्ड एंगल आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, पूरी थ्योरी रिलेटेड है। क्योंकि पता है सबको कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जबकि यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड एंगल था, जो देखा गया, जो देखा जा सकता है, जो देखा गया वो कुछ 107.5 और 104.5, मतलब जो भी एक बॉन्ड एंगल आया, जो भी एक बॉन्ड एंगल देखा गया, उसके बेसिस पे बोला कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये काम नहीं कर सकती है, इसीलिए क्या होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेगी जो कुछ एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल शो करेगी। हाइब्रिडाइजेशन इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, उसका एक्चुअली में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ एक बॉन्ड एंगल वाला ही एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिससे हम लोग बोलते हैं कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन हुई हो। तो ये होता है ड्रैगोज रूल। कहाँ काम आता है, बेसिकली ये काम आएगा आपके बॉन्ड एंगल के अंदर। बॉन्ड पैरामीटर्स में जब हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, तो वहां पर इसका क्वेश्चन फंसता है कि भाई यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो कुछ अगर अच्छा क्वेश्चन बनाता है, जिसको पता होता है, कोई अच्छा बंदा होगा जो अच्छा क्वेश्चन बना सकता है, तो वो इस जगह पर खेल सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए ड्रैगोज रूल। एज सच ड्रैगोज रूल का यूज बॉन्ड एंगल से ही रिलेटेड है। ओके, चलो अगला आ जाता है हमारे पास जो एक चीज रह गई थी, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। बेंड्स रूल का एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बेसिकली ये बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो हम कर चुके हैं, हाँ चलो एक अपन पढ़ चुके हैं जो कि ये PCl3F2 वाला जो स्ट्रक्चर था, है ना, PCl2F3, जिसका अपन ने बोला था कि करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। तो वहां पर अपन ने देखा था कि जो एक्सियल होती है वहां पर परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा होता है, जो इक्वेटोरियल होती है वहां पर परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होता है, और उसके हिसाब से अपन ने स्ट्रक्चर बना लिया था। जो एप्लीकेशन आता है, पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन करेक्ट स्ट्रक्चर, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, टू डिटरमाइन करेक्ट स्ट्रक्चर, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो दूसरा आता है वो आता है टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। ये हम लोग बॉन्ड पैरामीटर में भी पढ़ते हैं, बट फिलहाल ताजा पढ़ा तो बेंड्स रूल का यूज हो सकता है। देखो जो S होता है वो होता है स्फेरिकल नेचर में, और जो P होता है वो होता है इलॉन्गेटेड, डबल डम्बल। लंबा कौन दिख रहा है, ऑब्वियसली लंबा मतलब P दिख रहा है। तो जैसे जैसे P कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगी। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, P बढ़ रहा है, इलॉन्गेटेड नेचर बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जैसे जैसे P कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और S बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। क्यों, S का एक बल्कि नेचर है, फुटबॉल वाला साइज है, तो ऑब्वियसली S बढ़ा तो ये स्फेरिकल नेचर बढ़ रहा है, तो ये चीज कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस तरीके से। सही बात है, नहीं तो बना के देख लेते, इस तरीके से कम होती जाएगी। ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, और ये और कम हो रही है। तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है इस वाले न्यूक्लियस से, लेट सपोज करो ये पहले कुछ और था, तो वो उसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी तो सर्क के आगे आ जाएगा। पहले तो उसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इधर ही था,
तो इस तरीके से सोच सकते हो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी। सामने वाले का तो देखो ऑर्बिटल का जो साइज है, सामने वाले का जो ऑर्बिटल का साइज है वो तो फिक्स है। यहाँ पर चेंज किस में हो सकता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में। तो जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ेगी यानी कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी। तो सबसे पहला आता है टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते हैं तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास है CH3F, फिर आता है CH2F2, फिर आ जाता है हमारे पास CHF। सही। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करनी है बॉन्ड लेंथ, और कौन सी वाली करनी है वो भी देख लेते हैं। हाँ, कंपेयर CH बॉन्ड लेंथ। ऑब्वियसली मुझे ये बताना पड़ेगा कि आपको बॉन्ड लेंथ कौन सी कंपेयर करनी है। तो सबसे पहला काम, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 साफ साफ दिख रही है तो सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगला स्ट्रक्चर 2 फ्लोरीन हो गए, तो ये लो 2 फ्लोरीन बना दिए, ये लो। और अगला आ जाता है यहाँ पर 1 फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ठीक। आपको कंपेयर करनी है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ। अपने को पता है फ्लोरीन क्या करेगा, है ना, याद आ रही है कहानी। फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सराउंडिंग का एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, सेंट्रल से। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाएगा, है ना, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाएगा। तो यहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर घटाएगा भी तो सही, यहां पर भी घटाएगा, यहां पर भी घटाएगा और यहां पर भी घटाएगा। तीनों बॉन्ड्स में परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। बात समझ में आती है। यहाँ पर तीनों जगह परसेंटेज पी कैरेक्टर कम होगा और यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक, सेम केस यहाँ पर भी होगा। इस बार 2 जगह पर आपके परसेंटेज पी कैरेक्टर में इंक्रीज होने वाला है, और यहाँ पर उल्टा कर दिया, गलती हो गई, चेंज हो गया। इसको हाइड्रोजन को यहाँ ले जाओ, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक, यहाँ पर तीनों जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर का। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अब अपन देखते हैं कि कहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर का ज्यादा इंक्रीमेंट होगा और कहां पर डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली यहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है, समझ रहे हो। यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। अगर परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। क्यों, परसेंटेज पी कैरेक्टर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी तो देखा था, अगर ये वाला शेप बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बट अगर ये वाला शेप कम होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। और ये क्या होता है, पी कैरेक्टर। क्या होता है, पी कैरेक्टर। तो यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर घट रहा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ तीनों केस में क्या होने वाली है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कम होने वाली है। क्या होने वाली है, कम होने वाली है। सही है, बात समझ में आती है। चल अब देखते हैं किसमें ज्यादा कम होगी। क्या, किसमें ज्यादा कम होगी। आपको ये कंक्लूड करना है कि हमें किसमें सबसे कम बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी। तो बताओ कैसे पता लगा है, परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है और यहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो नॉर्मल थिंकिंग है, यहाँ 3 फ्लोरीन है तो यहाँ परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा बढ़ रहा होगा। तो ऑब्वियसली जो परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर है वो ज्यादा कम हो रहा होगा। 3 डंडियां लगा दी, ठीक है, 3 एरो का मतलब है ज्यादा कम हो रहा होगा। यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हो रहा होगा बट थोड़ा सा कम, 2 डंडियां, और यहाँ पर 1 लगा रखी। तो किसमें ज्यादा तेजी से परसेंटेज पी कैरेक्टर कम हो रहा है, यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा तेजी से कम हो रहा है और इसमें थोड़ा धीरे से। क्यों, यहाँ 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन ज्यादा खींचेंगे और 3 फ्लोरीन और भी ज्यादा खींचेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस वुड बी योर
CH3F में सबसे ज़्यादा, फिर हो जाएगी आपकी CH2F2 और फिर हो जाएगी CHF। इसको आप परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी समझ सकते हो। यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। अभी जो इंक्रीमेंट होगा वो 3 बॉन्ड्स के बीच में चला जाएगा। अभी जो भी डिक्रीमेंट परसेंटेज एस कैरेक्टर का इंक्रीमेंट होगा, मान लो यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट हुआ टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर का, तो 1-1% चला गया, तो 1-1% चला गया। मान लो यहाँ पर भी 3% हुआ बट इस बार 2 के बीच में गया और यहाँ पर पूरा का पूरा 1 पे चला गया। तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर का आप क्या समझ सकते हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर इधर सबसे ज्यादा दिखेगा, यहाँ पर सब थोड़ा कम और यहाँ सबसे कम। परसेंटेज पी कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं। तो ये एक टाइप की और जो क्या बोलते हैं आपके पास एप्लीकेशन है जो कि आप देख सकते हो बेंड्स रूल का। एक और क्वेश्चन है, जब तक इसको कॉपी करो आगे देखते हैं। चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, बढ़ते हैं आगे। चलो आगे देखते हैं, अगला एक और क्वेश्चन है जो कि है SO2 SO2 F2। अगला एग्जांपल है कंपेयर SO बॉन्ड लेंथ इन SOF2 और SO2। तो यहाँ पर आपको कंपेयर करनी है अगेन यूजिंग बेंड्स रूल। तो जल्दी से कंपेयर करो और बताओ क्या होने वाला है आंसर। ठीक, वीडियो को पॉज करो, कंपेयर करो। तो आप लोगों ने कर लिया होगा कंपेयर। चलो तो आप अपना आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला काम हाइब्रिडाइजेशन का ही है हमारे पास। तो यहाँ पर इसके हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा, डबल बॉन्ड O फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक, ये ज्यादा होंगे। सल्फर के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 के 6 हैं आपके पास। यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O और यहाँ पर 2 फर्क है। फर्क है किसका, लोन पेयर का। किसका फर्क है, लोन पेयर, ज्योमेट्री। ठीक, लोन पेयर का फर्क है। तो अब लोन पेयर के आने से क्या होगा, कल भी हमने देखा था, यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर का इंक्रीमेंट होगा। लोन पेयर में पता ही अपने को जहां आता है वहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा लेता है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स से परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या कर दिया होगा, कम कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर कम कर दिया होगा। ठीक, अब इसके अलावा आप फ्लोरीन अपना काम करेगा। यहाँ पर 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस वाले बॉन्ड के अंदर देखो, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा है तो कौन सा कैरेक्टर कम हुआ होगा, यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर कम भी तो हुआ होगा। ठीक, यहाँ पर आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ा है तो परसेंटेज पी कैरेक्टर भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। अब वो परसेंटेज पी कैरेक्टर का इंक्रीमेंट, क्योंकि फ्लोरीन वैसे ही परसेंटेज पी कैरेक्टर क्या करता, बढ़ाता, क्योंकि फ्लोरीन ऑलरेडी क्या करता, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाता, तो वो यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर तो बढ़ाएगा। साथ ही साथ में जो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर भी परसेंटेज पी कैरेक्टर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। चलो अभी समझते हैं, वापस से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है तो इन दोनों बॉन्ड्स में ही क्या बढ़ेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर। यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर बढ़ेगा, जबकि यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा। उल्टा, अपन दोनों चीजें बढ़ाते हैं, घटाते कुछ नहीं। परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा।
यहां पर किसी भी प्रकार का लोन पेयर नहीं है जो परसेंटेज एस कैरेक्टर को ज्यादा बढ़ाएगा। इनफैक्ट अगर आप यहां देखना चाहो तो यहां पर एक एरो और एक और एरो और यहां तो ये 3 एरो लगाने का क्या सीन है। लोन पेयर है, लोन पेयर परसेंटेज एस कैरेक्टर या पी कैरेक्टर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करता है, यानी कि इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल अगर कोई सराउंडिंग में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम करता। ठीक, लोन पेयर यहां पर बताना चाह रहा हूं कि लोन पेयर यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर का इंक्रीमेंट ज्यादा करेगा और बाकियों में से परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ा देगा। बाकियों में यहां पर परसेंटेज एस बढ़ाएगा तो बाकियों में परसेंटेज पी बढ़ा देगा, जबकि यहां पर परसेंटेज पी बढ़ ही नहीं रहा है। उधर कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ, वहां पर परसेंटेज पी कैरेक्टर का कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ एस और डबल बॉन्ड ओ में। बात समझ में आ रही है। यहां पर परसेंटेज पी का कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ, जबकि यहां पर परसेंटेज पी का कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा, उल्टा डिक्रीमेंट देखने को मिला। तो यहां पर रीजन क्या था, लोन पेयर, जबकि यहां कोई लोन पेयर नहीं है। तो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो इसकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, बात समझ में आ गई, क्लियर है। क्योंकि वहां पर कुछ तो परसेंटेज पी का इंक्रीमेंट इस लोन पेयर ने कराया था, जबकि यहां तो परसेंटेज पी का इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आने वाले हैं दैट इज योर बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या है बॉन्ड पैरामीटर्स। और बॉन्ड पैरामीटर्स में जो सबसे पहला बॉन्ड पैरामीटर है, बॉन्ड पैरामीटर मतलब बॉन्ड से रिलेटेड पैरामीटर्स। ठीक है, बॉन्ड से रिलेटेड पैरामीटर्स। तो जो सबसे फर्स्ट हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर है, जो सबसे पहला है दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अगर लिखना चाहूं तो सिंपली इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ऑब्वियसली कोवेलेंट की बात ही करोगे तो बिटवीन टू एटम्स। किसी भी दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो क्या होते हैं बॉन्ड पैरामीटर। जैसे हमने बनाया F2 तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, एक ही बॉन्ड है। हमने बनाया O2, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है। हमने बनाया N2 तो N2 कैसा दिखता है, N2 दिखता है इस तरीके का। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3 आता है। तो ये क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर, एक बॉन्ड था तो एक बॉन्ड ऑर्डर, दो बॉन्ड थे तो दो बॉन्ड ऑर्डर, और 3 आता है तो 3 बॉन्ड ऑर्डर। सिंपली ये किसी भी एटम्स के बीच में क्या होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, इसका जो दूसरा वाला वर्जन है जो इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान है, ये तो स्ट्रक्चर पता है तो बन जाएगा। जो दूसरा वाला है वो देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो दूसरी डेफिनेशन है, इन केस ऑफ रेजोनेंस, जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स in all resonating structure upon total number of resonating structures। तो यहां पर हमें अब थोड़ा सा रेजोनेंस सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। तो क्या होता है सीन रेजोनेंस का, तो पहले अपन देखते हैं अब रेजोनेंस क्या है। अगर मैं डेफिनेशन, अगर मैं थ्योरेटिकली बोलना चाहूँ तो लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो। रेजोनेंस क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी मॉलिक्यूल को, ठीक है, जब आप किसी मॉलिक्यूल को एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, किससे, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं समझा पाते हो। मतलब अगर मैं बताऊं तो इफ ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ अ मॉलिक्यूल
cannot be explained by of a molecule cannot be explained by single Lewis dot structure and requires more than one Lewis dot structure, then that structures are known as resonating structures and the phenomena is known as resonance. यदि आप किसी मॉलिक्यूल की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं समझा पाते हो, ठीक, एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से नहीं समझा पाते हो और एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए, तो उन स्ट्रक्चर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं और आगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक में ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं चीजें, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। और जो फिनोमिना हो रहा है जिसकी वजह से आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जो फिनोमिना है जिसकी वजह से आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं कितने होंगे, वो डिपेंड करता है रेजोनेंस पे कैसा हो रहा, ठीक। तो उस फिनोमिना को अपन कहते हैं रेजोनेंस, उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर पे इफेक्ट आता है। तो कैसा होता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की एक कंडीशन है, रेजोनेंस की क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन तो वैसे 2 हैं बट अभी फिलहाल अपने लिए एक है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। ऑल्टरनेट समझते हो, ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के, ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के। इन केस आप समझना चाहो तो एग्जांपल से समझते हैं। क्या होता है, अपने पास एक एग्जांपल है CH2 माइनस, थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ चलते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है। तो आपसे बोला जा रहा है क्या इधर रेजोनेंस होगा, तो हमें देखना पड़ेगा। हमसे तो बोला जाएगा कि भाई साहब यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, आप तो कितना होगा, आप तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं। तो कंडीशन क्या है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। तो ऊपर इसके सर पे लिख दो, दिस इज योर कंडीशन। एक ही कंडीशन नहीं है, एक और होती है बट फिलहाल उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंडीशन है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब क्या है, देखो नेगेटिव चार्ज, क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, यानी नेगेटिव सिग्मा फिर पाई, क्या, नेगेटिव सिग्मा फिर पाई, नेगेटिव ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड। तो ये नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ क्या है, ऑल्टरनेट में, बीच में एक जगह खाली है, बीच में एक जगह खाली है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड भी होगा तो भी हो जाएगा, बट रेजोनेंस इसका इसके साथ ही होगा, ठीक है, रेजोनेंस इसका इसके साथ ही होगा। कैसे, अब देखो मूवमेंट होगा, जो नेगेटिव है वो कन्वर्ट होगा किसमें, पाई बॉन्ड के अंदर, ठीक है, जो नेगेटिव है वो कन्वर्ट होगा किसमें, पाई बॉन्ड के अंदर। नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में और पाई कन्वर्ट होगा किसमें, नेगेटिव चार्ज में। किसी भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिलेट करने के लिए हम डबल साइडेड एरो बनाते हैं, इस तरीके का, कोई भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और जो अगला बनेगा वो भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो क्या हुआ, नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, पाई के अंदर, और पाई किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव के अंदर। तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर ये तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे ही दिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आप बोल दोगे सर फोटो को रिवर्स कर दो, ये तो सेम ही हो गया, आपके हिसाब से सेम हो गया बट इसके हिसाब से अलग है। अगर मैं इसको नंबर देता हूँ 1, 2 और 3 और इधर देता हूँ 1, 2 और 3, तो पहले 1 पर नेगेटिव चार्ज था, अब 3 पर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग फोटो है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ फिनोमिना, रेजोनेंस इसी को कहते हैं। और एक्चुअली में इनका एग्जिस्ट करता है क्या, एक रेजोनेंस हाइब्रिड। हम क्या करते हैं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, उन सब का एक मिक्सचर बनाते हैं और जो मिक्सचर बनता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है। फिलहाल भूल जाओ रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी छोड़ो। यहाँ तक केस क्लियर हुआ कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब कुछ लोग बोल सकते हैं सर इसको यहाँ क्यों नहीं लिया है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ होता है, ठीक है।
जब भी किसी भी चीज का फ्लो होता है इस दुनिया में, किसी भी चीज का फ्लो होता है वो हाई टू लो होता है, लो टू हाई कभी नहीं होता है, ठीक है। फिर वो अंडर कंडीशंस रख सकते हो, बात अलग है, हाई टू लो ही होगा। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या है, ज्यादा है, और पाई की क्या है, कम। ये भी समझ सकते हो, एक न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन झेल रहा है, जबकि यहाँ 2 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ रखे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसकी। तो ये एक न्यूक्लियस पे 2 इलेक्ट्रॉन का बोझ और 2 न्यूक्लियस पे 2 इलेक्ट्रॉन का बोझ, पता ही होगा किसकी कम होगी, इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा। तो यहाँ से ही कन्वर्ट हुआ किसमें, पाई में, और ये पाई कन्वर्ट हुआ नेगेटिव चार्ज। तो चलो यहाँ पर अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। लेट सपोज करो हमें बोला है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, तो ऑब्वियसली मार्क यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो जो एटम्स होते हैं उनको फिक्स कर लेना, ऐसा नहीं है कि तुम एटम्स बदल दो, ठीक है। अभी 1 और 2 के बीच का ही बोला है, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 2 ही दिखना चाहिए मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं उधर 2 और 3 देखने लग जाऊं, नहीं, 1 और 2। यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो देखो फॉर्मूला क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो देखो। तो यहाँ पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बॉन्ड है, अब इसके आगे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, यही एक पॉसिबल था, ठीक है। यहाँ पर एक बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। 1 और 2 के बीच में यहाँ एक बॉन्ड है, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक है और इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 है। तो अपन लिख सकते हैं 1 + 2 अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, एक तो ये रहा आपका फर्स्ट और एक ये रहा सेकंड। ये खुद में भी तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, ये भी इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, एक्चुअल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हो गया 1 + 2 अपॉन 2, तो कितना आ गया 3/2, दैट कम्स आउट टू बी 1.5। तो आप लोगों को आता होगा कि सर बॉन्ड कहते हैं 1.5 हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्योंकि यार हो क्या रहा है ना, ये बॉन्ड इधर कभी पाई है, इस केस में देखें तो कभी पाई है और कभी नहीं है, ये इन दोनों के बीच में क्या करता रहेगा, शिफ्ट करता रहेगा, इक्विलिब्रियम नहीं, इक्विलिब्रियम मत बोलना, ये इन दोनों के बीच में क्या होता रहेगा, कन्वर्ट होता रहेगा। कन्वर्ट होने की वजह से आपको कभी पाई बॉन्ड दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा। तो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर का तो बॉन्ड होता है 1, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बट दोनों स्ट्रक्चर में से 100% कोई भी नहीं है। अगर ये 100% होता तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाता, अगर ये 100% होता तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाता, बट दोनों ही क्या कर रहे हैं एक दूसरे में बार बार चेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू कुछ 1 और 2 के बीच में आती है, दैट इज ठीक। तो ये होता है एक फिनोमेना कि हम बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक आधा हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। सॉरी, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। NO2 माइनस में हमें बताना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, NO2 माइनस में हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है। अगर ये पॉइंट अभी नहीं भी समझ में आता है तो ऑर्गेनिक के अंदर ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास नाइट्रोजन लोन पेयर डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है, देखें तो नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, हाँ हो सकता है, कन्वर्ट कर दो इसको यहाँ पर, हो गया, बना दो स्ट्रक्चर दूसरा N डबल बॉन्ड O। एटम्स की पोजीशन हमेशा सेम रखना, दिक्कत हो जाएगी वरना तुम्हारे लिए। ये हो गया, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया। चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड है और यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 1 + 2/2 दैट इज 3/2। अगेन वैल्यू कम्स आउट टू बी 1. ठीक, कितनी आ गई 1.5। ओके, ठीक। तो ये होता है पहला बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक से काफ़ी रिलेटेड हो जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको ऑर्गेनिक के अंदर डिटेल्स।
चलो अगला हमारे पास जो बॉन्ड पैरामीटर आता है दैट इज योर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगला बॉन्ड पैरामीटर जो है इट इज योर बॉन्ड लेंथ। तो सेकंड आ जाता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या बोली थी मैंने, इट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। बेसिकली दो न्यूक्लियस हैं, हमें पता है कि क्या होने वाली है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है। तो ये जो डिस्टेंस है यही क्या होती है आपकी बॉन्ड बस समझ में आती है, ये क्या होती है बॉन्ड लेंथ। तो हमें तो इससे मतलब नहीं, हमें तो कंपैरिजन के लिए देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो हमसे यही आएगा कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ। क्या करने के लिए आएगा, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। तो अपन देखते हैं हाउ टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला आता है टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। कुछ हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज योर साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, या फिर आप बोल सकते हो और सेंट्रल एटम। देखो वैसे सेंट्रल एटम तो क्या ही बोलोगे आप, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है, चलो साइज ऑफ सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम। तो देखो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, लेट सपोज करो ये छोटा साइज है, अपन एक कंपैरिजन करते हैं, ये एक छोटे साइज का ऑर्बिटल, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आपके पास एक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हो रखी है कुछ इस तरीके की ओवरलैप। ठीक, तो एक साथ दोनों चीजें मत चेंज करना, या तो सराउंडिंग चेंज करना या फिर सेंट्रल चेंज करना। दोनों चीजें चेंज कर दोगे कंपेयर नहीं कर पाओगे। और एक आपके पास सराउंडिंग एटम है कुछ इस तरीके का, और सराउंड जो सेंट्रल एटम है कुछ इस तरीके का, जो भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस देखता हूँ, अगर ये L1 है, और अगर यहाँ डिस्टेंस देखता हूँ और अगर ये L2 है, तो साफ साफ दिख रहा है क्या, L1 क्या है, ग्रेटर देन L2 से। ठीक है, L1 क्या है, L2 से ग्रेटर है। तो ये सिर्फ ऐसे बनाने के लिए था। तो जैसे जैसे सराउंडिंग के एटम का साइज बढ़ेगा, वहां समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे जैसे सराउंडिंग के एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम। जनरली सेंट्रल एटम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, जनरली सेंट्रल एटम सेम ही रखते हैं। ओके, तो सेंट्रल एटम के साथ साइज का क्या रिलेशन है, सबसे पहले देखना हमें साइज किसका, सराउंडिंग का। तो डायरेक्टली बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, उसके अलावा अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो बॉन्ड ऑर्डर से भी बॉन्ड लेंथ का कनेक्शन होता है। ठीक, तो जो दूसरा कनेक्शन है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी कि जिस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा उस तरीके से बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। यहां पर लिख देना फॉर सेम एटम्स। जब कंपैरिजन करो तो एटम सेम होना चाहिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कर रहे हो तो तीनों केसेस में कार्बन ही होना चाहिए, दोनों में कार्बन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर एग्जांपल देखते हैं तो आ जाता है CH3 और CH3, फिर आता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आ जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर बोला है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, तो कैसे करेंगे। तो साइज वाला फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि सराउंडिंग और सेंट्रल एटम दोनों सेम ही है, दोनों कार्बन और कार्बन ही है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर सराउंडिंग और सेंट्रल एटम सेम है, तो पहला पॉइंट तो काम नहीं करेगा, दूसरा काम कर जाएगा। यहां पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखते हो तो आता है 1, यहां बॉन्ड ऑर्डर आता है 2 और यहां बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। तो अभी लिखा है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा,
सबसे ज्यादा किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड की, फिर किसकी होगी? डबल बॉन्ड की, फिर सबसे कम किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड। एक्चुअली में होता क्या है, जब आप सिंगल बनाते हो तो एटम्स को पास पास आने की जरूरत नहीं है, इतना डिस्टेंस काफी है, ठीक। बट जब आप पाई बॉन्ड बनाते हो तो एटम्स को क्या होना पड़ेगा? पास आना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं? पास आते हैं। पास आते हैं जिसकी वजह से साइज कम होता है, बॉन्ड लेंथ। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? चलो, पहला पॉइंट हो गया। उसके अलावा हमारे पास हो गया बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन का पॉइंट है। अभी और भी है, ऐसी बात नहीं है। अभी और है क्या? चलो, शायद मेरे ख्याल में तो इतने ही होंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास आती है, आप हाइब्रिडाइजेशन से भी चेक कर सकते हो बॉन्ड लेंथ। जैसे हाइब्रिडाइजेशन से कैसे चेक कर सकते हैं वो भी समझ लो। अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है और अगर मेरे पास sp2 है और एक बार मेरे पास sp3 है, ठीक है, इसी का केस लेता है अभी, ठीक। तो आप बता सकते हो किसके केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? किसके केस में, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? हाँ, जहां पर p कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। यहाँ पर p कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। तो जो sp3 वाली होगी उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर sp2 वाले की फिर sp। यहां से समझते हैं। इसी एग्जांपल में देखो, अब कंपेयर करनी है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ। कंपेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है तो समझ लो, वापस लिख देते हैं CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2 और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। बात समझ में आती है? sp3 है या sp2 है, यहाँ sp है। अब देखो, हाइड्रोजन की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होनी नहीं है, हाइड्रोजन की तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। कार्बन और कार्बन के बीच में तो अपन ने बॉन्ड ऑर्डर का फंडा लगा लिया था। कार्बन और कार्बन के बीच में तो तुमने बॉन्ड ऑर्डर का फंडा लगा लिया, बट क्या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर काम करेगा? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, कार्बन और हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। तो ये वाला फंडा भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो दोनों सेम है, सराउंडिंग और सेंट्रल दोनों सेम हो गए। ये वाला भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों के केस में फिक्स है, 1 एक ही है। फिर बचा क्या? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बचता है अपने पास? हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर sp3 है तो ऑब्वियसली इसका जो ऑर्बिटल है हाइब्रिड वाला वो थोड़ा इलोंगेटेड होगा, इसके केस में थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, जबकि इसके केस में थोड़ा और बल्कि हो जाएगा, ठीक। और इसके केस में तो बहुत ही ज्यादा बल्कि हो जाएगा, इस तरीके से। साफ दिख रहा है? ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा और छोटे होगा, और ये थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो इधर क्या ऑर्डर आ जाएगा? इधर आ जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। दोनों का आंसर सेम ही है, बट देखने का नजरिया अलग है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर से देखा है, जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से देखा है। तो कॉपी करो इसको, फिर बढ़ते हम लोग आगे। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है लास्ट, जो लास्ट आता है दैट इज योर तीसरा हो गया। चौथा आता है आपके पास एक सेम हाइब्रिडाइजेशन, if same hybridization then आपके पास आ जाता है अप्लाई बेंड्स। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है इन केस, तो फिर आपको क्या अप्लाई करना है? फिर आपको लगाना है बेंड्स रूल। एग्जांपल बता देता हूं इसका।
इसका एग्जांपल है SO2Cl2 और SOF2, ठीक, सॉरी SOCl2। तो यहाँ पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दोनों केस में सेम है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दोनों केस में सेम है। तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, अदरवाइज हमारे पास, चलो ठीक है, यही केस है। तो इसकी फोटो बना लेते हैं। फोटो कैसी दिखती है, ये दिखता है कुछ इस तरीके का, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, Cl Cl S, यहाँ पर एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड O, Cl और Cl। तो कंपेयर कौन सी करनी है वो देख लेते हैं एक बार। हमें ये कंपेयर करनी है, हमें कंपेयर करनी है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की, ठीक है, कंपेयर करनी है हमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की। कंपेयर सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, कंपेयर करनी है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की। तो देखो पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट चलोगे तो चीजें आसान लगेगी। सबसे पहला पॉइंट था सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का साइज, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट था सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का साइज। तो देखो भाई सल्फर हमारा फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है, तो गया पहला पॉइंट। सही बात है कि नहीं है भाई, सल्फर फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है, हो गया, निपट गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, बॉन्ड ऑर्डर, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोई रेजोनेंस नहीं है यहाँ पर, है ना, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये भी गया। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। इधर भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो sp3 है, इधर भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो तो sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं बताएगा। लास्ट क्या था, इफ सेम हाइब्रिडाइजेशन देन अप्लाई बेंड्स रूल। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर का इंक्रीमेंट हो गया, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं ए और बी में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए और बी में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ नहीं बढ़ी भाई, यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या बढ़ा होगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ा होगा। यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ा होगा, जबकि ऐसा कुछ हमें वहां देखने को नहीं मिला होगा। तो आंसर क्या होगा, बी ग्रेटर देन ए। क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। एक और एग्जांपल, वापस से कंपेयर, एसओ ही है बट एग्जांपल चेंज है। एक है SOF2 और एक है SOCl2। चलो फटाफट से बताओ क्या होगा इसमें। स्ट्रक्चर बना लेता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन फ्लोरीन पेयर, S डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन पेयर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट वही, देखो हर बार पॉइंट से चलोगे आंसर सही आएगा वरना गलत आएगा। तो सराउंडिंग और सेंट्रल फिक्स है, सराउंडिंग और सेंट्रल फिक्स, खत्म। दूसरा पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर 2 2, खत्म। तीसरा पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3, खत्म। चौथा पॉइंट बेंड्स रूल अप्लाई कर लो। यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है सराउंडिंग एटम में, तो यहाँ पर जो परसेंटेज पी कैरेक्टर है वो बढ़ने वाला है, तो यहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर जो है वो घटने वाला है। यहाँ समझ में आ रही है, सल्फर और फ्लोरीन के बीच में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ेगा, बट परसेंटेज पी कैरेक्टर यहाँ पर ऑक्सीजन वाले में कम हो जाएगा। साथ ही साथ में लोन पेयर दोनों में, अब ध्यान देना, लोन पेयर दोनों में तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स है। आपको यहाँ पर भी परसेंटेज एस कैरेक्टर मिलेगा बढ़ता हुआ और यहाँ पर भी मिलेगा, तो ऑब्वियसली तीनों बॉन्ड्स में यहाँ पर भी और यहाँ पर भी परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ने वाला ही है, तो लोन पेयर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब फर्क पड़ रहा है किसका, सराउंडिंग एटम का। या क्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाएगा इस बॉन्ड में। यहाँ पर ऑक्सीजन परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाएगा इस बॉन्ड में, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, किससे, ऑक्सीजन से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, हमारे पास आंसर हो जाएगा SOCl2।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब देखेंगे हम लोग और बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल बचता है हमारे पास, और एक आधा और होगा, डाइपोल मूवमेंट भी है। ठीक, तो हम लोग उसको कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप इसको रिवाइज करो। ओके।